पेरेंट ही नहीं इस बच्चे को समझेंगे, उनके ट्रीटमेंट के अप्रोच को नहीं समझेंगे, तो फिर कौन उनकी हेल्प करेगा। आजकल के समय में ये चीज बहुत बढ़ रही है। उसके बहुत ज्यादा कारण पहली तो है सोशल मीडिया, मोबाइल। दूसरा है कि भाई न्यूक्लियर फैमिली है, और भी कुछ जेनेटिक रीजन होते हैं, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट तो कारण नहीं पता, लेकिन जनरली इन सब कारणों के वजह से होता है। ऑटिज्म तो जनरली बच्चों के, क्योंकि ऑटिज्म अगर बाद में किसी को सोशलाइजेशन का इशू हो तो वो इम्पैक्ट अगर ज्यादा तो स्पीच पे पड़ता है, और वो लर्निंग के समय में अगर होता है तो उसका इम्पैक्ट और भी चीजों पे पड़ती है, जिसमें से है स्पीच, बोलने में दिक्कत। दूसरी बात की बुद्धि भी कन्फाइंड रह जाती है, बहुत अच्छा उसमें बुद्धि की कमी रहती है, आईक्यू भी कम रह जाती है सब। खुद से बातें करना, नहीं, पागलपन तो बिल्कुल नहीं है। प्रॉब्लम है कि उनके कहा तो ये जाता है कि उनके सोचने का नजरिया अलग होता है। ठीक है, हम लोग अगर उसको वो जो अपने आप में जो मशगूल रहते हैं, जो हमारी दुनिया में लाए, तो धीरे धीरे करके उनमें भाषा का डेवलपमेंट हम लोग कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको पागल है, पागल उनको नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत है अप्रोच है ये। वो बस उनके थॉट प्रोसेस अलग तरह। निखिल जी, सबसे पहले तो नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल है, नया उमंग है, क्या कुछ नया रहेगा इस बार? क्या कुछ, कैसे लोगों को ट्रीट करते हैं आप लोग? हम लोग बच्चों में पहले तो असेसमेंट करते हैं, उनका देखते हैं कि किस तरह की दिक्कतें हैं, खास करके बोलने से या फिर सुनने से संबंधित, और फिर उसके पीछे का काउज देखते हैं। अगर बोलने का दिक्कत है तो सबसे बड़ा कारण सुनाई की होती है। जो बच्चा सुन नहीं पाता, वो उसका भाषा का भी विकास नहीं हो पाता है। उसके अलावा अगर सुनाई देता भी है तो उसका बुद्धि का सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भाषा भाषा सीखता है तो सुनने के बाद दिमाग में प्रॉपर एनालिसिस होता है, तब जाके धीरे धीरे भाषा का विकास होता है। उसके बाद थर्ड लेवल बिहेवियर आता है, क्योंकि बच्चा इन्वायरमेंट से सीखता है। अब क्या हो कि बच्चा आप लोगों के साथ है, फिर भी वो अपनी दुनिया में मस्त है, जो कि आजकल ऑटिज्म के फॉर्म में बहुत ज्यादा दिखता है। तो इसके वजह से भी बच्चे में भाषा के विकास में देरी होती है। अगर सुनाई के वजह से अगर दिक्कत है तो इसमें इसके दो उपाय हैं। एक तो कोक्लियर इम्प्लांट, एक तरह का मशीन होता है जिसका कुछ पार्ट सर्जरी करके फिट किया जाता है, कुछ पार्ट बाहर होता है। ये लगभग नॉर्मल कर देती है आवाज। इसमें सरकार भी कुछ हद तक बेनिफिट देती है, फायदा देती है, लोगों को हेल्प करती है। इसके अलावा हेयरिंग एड है। हेयरिंग एड भी सुनाई दिलवाती है, लेकिन उसकी अपनी लिमिटेशन है। लेकिन हाँ, बहुत हद तक हेयरिंग एड से भी बहुत सारे लोगों को हेल्प मिलता है, जिनको जन्म से भी दिक्कत है और जिनको बाद में भी लेटर एज में सुनाई की किसी तरह से दिक्कत हुई है, उम्र की वजह से भी सुनाई की दिक्कत होती है, उनमें भी मशीन के थ्रू बहुत हद तक बेनिफिट मिल सकता है। और जब मशीन लगाई जाती है तो फिर उनको सुनाई देने लगता है, तो उसके बाद फिर प्रॉपर स्पीच थेरेपी के थ्रू उनमें भाषा का विकास किया जा सकता है। अगर कोई बाकी जैसे दिक्कत मैंने बताया कि भाई किसी को बुद्धि की जांच है, बुद्धि की इशूज है, साथ में बिहेवियर की इशू है, तो फिर साथ में ऑक्यूपेशनल थेरेपी की भी साथ में जरूरत पड़ती है। हम लोगों का ज्यादा फोकस स्पीच थेरेपी पे होता है, और जो तरीके हैं जैसे ऑटिज्म में सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी भी, ABA, बहुत सारी चीजें हैं जिसके थ्रू उनमें डेवलपमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो जो मशीन लगता है, क्या वो स्पेसिफिक टाइम के लगता है कि वो लाइफ टाइम के लिए, होल लाइफ के लिए लग जाता है? हाँ, मशीन जनरली जो आती है, जनरली अगर कोक्लियर इम्प्लांट करें तो कान जो सर्जरी करके अंदर जो फिट होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है, लेकिन बाहर वाला पार्ट के लिए कंपनी लगभग 3 साल तक की वारंटी देती है। उसके बाद अगर कुछ दिक्कत होता है तो या तो रिपेयर करती है या फिर बाद में उसको अपग्रेड किया जा सकता है। हियरिंग एड के भी कंडीशंस में 2 साल तक की वारंटी देती है। चलने के लिए मशीन 4-5 साल तक भी चल सकता है, लेकिन वही है कि आजकल टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, तो अपडेट होते रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है और पुरानी फेज आउट हो जाती है। तो क्या जिनको मशीन लगता है उनका कान प्रॉपर ठीक नहीं हो सकता है बिना मशीन के भी चले? जनरली अगर सुनाई की दिक्कत कंडक्टिव पैथोलॉजी, जो कि कान जैसे कान बहने, हड्डियों में दिक्कत, तो इसका इलाज ENT डॉक्टर दवा से या सर्जरी से कर सकता है। लेकिन अगर नसों की दिक्कत होती है तो ये परमानेंट लॉस माना जाता है और इसको हैंडीकैप की कैटेगरी में रखते हैं, हेयरिंग हैंडीकैप की कैटेगरी में। तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ हेयरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट ही एक उपाय बचता है जिससे उनको सुनवाया जा सकता है। सुनने की क्षमता तो मतलब जब बच्चे अपने माँ के गोद में मतलब पेट के अंदर रहते तब से ही मतलब थोड़ा सा विकास होने लगता है, तो वो खराब कैसे हो जाता है? क्या कारण होता है खराब होने का? बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि जो मदर का कंडीशंस, मदर को अगर कुछ इश्यूज हो जाते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जेनेटिक बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसके वजह से भी हो जाते हैं। और भी ड्यूरिंग डिलीवरी भी, जैसे बच्चा लेट से रोया, बच्चे में जॉन्डिस जन्म के तुरंत बाद हो गया, तो और भी बहुत सारे कारण हैं जिसके वजह से बच्चे में हेयरिंग का इशू हो सकता है। बहुत सारे ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स है जो कि मदर अगर गलती से ले लेती हैं तो उसका इम्पैक्ट हेयरिंग पे पड़ जाता है बच्चे को। तो बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से जन्म के समय बच्चे को हेयरिंग का इशू हो सकता है। मेनली कौन सा केस सबसे ज्यादा आप लोग सामने आता है?
मेरे पास तो जो जनरली तो हेयरिंग का ही आता है कि हेयरिंग का पेशेंट ज्यादा आता है। दूसरा, आजकल ऑटिज्म बहुत तेजी से महामारी की तरफ फैला है। इसका रीजन आजकल का लाइफ स्टाइल भी है। बच्चों को भी कई हाथ में मोबाइल चला जाता है, तो प्रॉपर सोशलाइजेशन उसका मिल नहीं पाता, जो कि भाषा विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सब कारण है जिसके वजह से ये सब पेशेंट ज्यादा आज के दिन में आ रहे हैं। स्पीच में कहें तो ऑटिज्म बहुत ज्यादा है। इसके अलावा हकलाना, तुतलाना, प्यूबरफोनिया, एंड्रोफोनिया, मिस आर्टिकुलेशन, स्टैमरिंग, ये सब प्रॉब्लम्स आता है। एजेड लोगों में किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाता है तो डिजार्थरिया, फेजिया के भी पेशेंट हम लोगों के पास आते हैं। किसी को निगलने की भी दिक्कत है तो वो भी स्वलोइंग डिसऑर्डर के भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। जो बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे बोले आपकी जॉन्डिस होता है तो उसको भी समस्या आती है। तो जो बच्चे जन्म लेते हैं जॉन्डिस को समस्या आता है तो वो बहुत जल्द नई रिएक्शन हो सब कुछ करते हैं बच्चे, जो गर्जियन नहीं पकड़ पाएंगे। कैसे? इसीलिए गवर्नमेंट का या फिर वर्ल्ड का ये रूल है कि बच्चे को जब डिस्चार्ज करते हैं तो उसके पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाना चाहिए। एक टेस्ट है जिसको ऑटो एकॉस्टिक एमिशन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ओएई कहते हैं। वो उसमें बच्चे को 5 से 10 मिनट के अंदर में वो जांच हो जाती है, तो उससे पास या रिफर पता चल जाता है। अगर पास हो जाता है तो हम लोग रिलैक्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मॉनिटरिंग तो करना पड़ता है। और अगर फेल होता है या रिफर होता है तो फिर हम लोग फर्दर उस डायग्नोसिस के लिए वैसे जो सिलेक्टेड बच्चे हैं उसको फर्दर एक बार फिर से 1 महीने के बाद रिपीट करते हैं, और फिर से फेल होता है तब जाके बैरा टेस्ट करते हैं, जिससे कि कंफर्म हो जाता है कि बच्चे में प्रॉब्लम है नहीं है, अगर है तो इसके साथ और क्या किया जा सकता है। बहुत सारे केस में देखा जाता है कि लड़के का आवाज लड़की की तरह हो जाता है और लड़की का आवाज लड़का की तरह हो जाता है। वो क्या होता है, उसका क्या ट्रीटमेंट आपके यहाँ होता है? हाँ, एकदम होता है। एक्चुअली एक उम्र होता है, ये 2 चीज से रुका हुआ है, जिसमें कहते हैं कि एक उम्र होता है जब यंग जब होने लगता है, एडोलसेंस एज। उसमें क्या होता है कि हमारा जो गले में वोकल फोल्ड्स होता है, वोकल फोल्ड्स का डिसेंडिंग होता है, धीरे धीरे नीचे होता है, और वो समय के साथ वो उसमें वजन बढ़ता है, जिसके वजह से आवाज मोटी होने लगती है। तो लो फ्रिक्वेंसी होने होती है। जो मेल की आवाज होती है, जो लो फ्रिक्वेंसी आवाज होती है, बच्चों की सबसे हाई फ्रिक्वेंसी होती है, उसके बाद फीमेल की हाई फ्रिक्वेंसी होती है। तो जितना होना चाहिए डिसेंड, तो क्या होता है कि वो हो नहीं पाता, जिसके वजह से बच्चों की आवाज पतली ही रह जाती है जब एज हो जाने के बाद, जिसके वजह से जनरली वही 12 से 15 साल के आसपास में ये समय आता है जब आवाज भारी होना चालू होता है। किसी किसी का वो रह जाता है, तो इसी प्रॉब्लम को प्यूरोफोनिया कहते हैं। कई बार फीमेल में भी मेलनेस जैसी आवाज आ सकती है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल रीजन होते हैं, खास करके मिनोपाउज वाला जो समय होता है उसमें उनके आवाज में भारीपन आ सकता है। तो उसको भी बाई वॉइस थेरेपी हम लोग उसको बहुत हद तक क्लियर कर सकते हैं। तो ये मतलब जिनका आवाज उनको आप लोग मतलब ठीक कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे लोग होते हैं जिनका वोकल फोल्ड पैरालिसिस हो जाता है, आवाज ही नहीं आती है, क्या कर ये जैसे है ना, तो जितना वाइब्रेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि हम लोग बाई थेरेपी उसको अप्रोक्सीमेट करके धीरे धीरे करके उनमें वॉइस का डेवलपमेंट कर सकते हैं, अगर सही से थेरेपी हो तो। एज भी लिमिट रहता है क्या? इतने देखो, एज लिमिट जो बचपन से अगर किसी का भाषा डेवलप नहीं है तो उसमें एज लिमिट है। कम उम्र में वही थेरेपी ज्यादा काम करेगी। 5 साल से पहले आ रहे हैं हम लोग, 1.5-2 साल से स्टार्ट कर देते हैं थेरेपी। तो कम उम्र में क्योंकि ब्रेन में उसमें मैच्योर नहीं होता, न्यूरल प्लास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है, तो उसमें भाषा का विकास तेजी से हो सकता है। लेकिन वही जैसे जैसे लेट होते चला जाता है, खास करके 7-8 साल के बाद, तो वो जो प्रोसेस है लर्निंग का वो स्लो होने लगती है। लेकिन कुछ चीजों का, जैसे कि अब एजेड के होने के वजह से डिजार्थरिया या फेजिया है, तो उसमें कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, मिस आर्टिकुलेशन, स्टैमरिंग, तुतलाना, हकलाना, ये सब में भी लेट अगर होता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। तो ये चीज है। ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन क्या रहता है? ये ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन थोड़ा वेरिएबल है, क्योंकि वो सीवियरिटी पर डिपेंड करता है कि किसको किस लेवल का है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो इस बात पर। दूसरी बात की ये ऐसी चीजें हैं कि ये कोई दवा वाली चीज है नहीं, इसमें मेहनत करना पड़ता है। तो हम तो यहाँ पे जो 45 मिनट का सेशंस होता है, तो हम लोग जो देते हैं सामने से देते हैं, और हम लोग उसको घर पे प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं। तो अगर वो पेशेंट प्रॉपर क्लियरली घर का भी काम साथ में सही ढंग से होता है तो फिर तेजी से इंप्रूवमेंट आ सकता है। लेकिन अगर वही उसमें अगर कोताही बरती जाएगी तो फिर टाइम ज्यादा भी लग सकता है। तो इसमें हम लोग तो जितना वाले फैक्टर हैं उतना ही बच्चा भी है और साथ में पेरेंट भी है, क्योंकि घर पे हमारे पास तो भाई 1-1.5 घंटे रहेगा, बाकी समय तो पेरेंट के पास रहेगा। तो नॉर्मली ऐसा नहीं है कि उसको बिठा के हर वक्त पढ़ाने की जरूरत है, उसको सिखाने की जरूरत है। कम्युनिकेशन तो हर वक्त होते रहता है हर काम में। तो कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान अगर रखें तो घर पे भी बच्चे को ठीक ठाक थेरेपी अप्रोचेज उन पर यूज किया जा सकता है और इंप्रूवमेंट में वो हेल्प कर सकता है। आपके क्लिनिक पे मरीज अगर आता है तो आपके सेटअप को देख के उनको लगेगा कि हम कहीं गाना तो नहीं गवाएंगे, डॉक्टर साहब आपने माइक लगा रखा है, साउंड प्रूफ बना रखा है। वो माइक लगा रखा है जो हम वॉइस का असेसमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं, क्योंकि अगर दिक्कत है। बाकी साउंड प्रूफिंग होना बहुत जरूरी है ऑडियो रूम के लिए, क्योंकि जब हम लोग टेस्ट करते हैं तो बाहर का डिस्ट्रैक्टिंग नॉइज पेशेंट को सही रिस्पॉन्स देने में
हिंडर कर सकता है, उसको रोक सकता है, जिसकी वजह से रिपोर्ट गलत हो सकते हैं। इसलिए साउंड प्रूफ रूम होना खास करके ऑडियो टेस्टिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। बात की जाए टेस्टिंग की, सर इसका जो पॉकेट पे जो असर पड़ेगा, मतलब जो कितने लोगों टेस्ट का जनरली जो आज के दिन में मैक्सिमम जगह जो चल रहा है वो बच्चे, सबसे जो महंगा टेस्ट होता है बच्चों का हेयरिंग टेस्ट बैरा के थ्रू करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट क्योंकि 8-9 लाख 10 लाख के आसपास में आती है, तो वो 2,500-3,000 के आसपास में उसकी चार्ज है। बाकी जो नॉर्मल ऑडियोमेट्री करते हैं, बड़ों का जो जांच करते हैं, क्योंकि उसका इंस्ट्रूमेंट ज्यादा महंगा नहीं आता, लगभग विद इन 1 लाख भी आता है, तो उसकी कीमत 700 है। और जो ट्रीटमेंट जो करते हैं उसकी ट्रीटमेंट अगर हम स्पीच थेरेपी करते हैं तो जनरली तो क्लिनिक वैरी थोड़ा बहुत कर सकता है, लेकिन जनरली हम लोग कई सेशंस लगता है, वो डिपेंड करता है कि सीवियरिटी कितनी है, उसी अनुसार से हम लोग उसके चार्ज लेते हैं। अब मंथली के हिसाब से हम लोग टेस्ट थेरेपी देते हैं, तो जनरली अगर खकलाना तुतलाना ये सब है तो सप्ताह में 3 दिन भी अगर हम लोग बुलाते हैं 45 मिनट से, तो वो फेयर एनफ होता है। लेकिन ऑटिज्म में ज्यादा जरूरत मेहनत की पड़ती है, तो सप्ताह में 5 दिन बुलाते हैं। और अगर स्पीच का होता है तो 10,000, साथ में ओटी भी होता है तो अलग से 10,000, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी अलग से, उसके सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी और अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी, ये सब चीजों का यूज करके करते हैं, तो वो दोनों अलग अलग चीज होती है, तो उसमें थोड़ा ज्यादा चार्ज लगता है। बात की जाए लोकेशन की, तो अगर आपसे कोई मिलना चाहे, आपके ट्रीटमेंट में आना चाहे, तो वो कैसे आपसे मिल सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं? संपर्क तो भाई नंबर है मेरा। क्लिनिक है पटना में 3 जगह क्लिनिक है, राजा बाजार, कंकड़बाग और सगुना मोड़ पे। इसके अलावा हम जिला लेवल पे भी जाना चाह रहे हैं कि जहां से जहां तक जितने लोग तक पहुंच सकें और अच्छा क्वालिटी दे पाएं, क्योंकि इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि अच्छे क्वालिटी के साथ काम करने में टाइम तो लगता है। तो हमने अभी औरंगाबाद और सीतामढ़ी में भी क्लिनिक स्टार्ट किया है। होप सो कि हम लोग उसको और बेहतर बना सकें और कम से कम बिहार के कोने कोने जरूर पहुंच सकें, क्योंकि लोकल और रिमोट एरियाज में इस तरह की थेरेपी और ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है अभी भी, तो इसलिए हम लोग उस कोशिश में लगे हुए हैं। मंडे टू संडे आपका हर दिन होता है? संडे छोड़ के बाकी दिन, संडे को भी ऑन अपॉइंटमेंट हम लोग रीच कर लेते हैं, लेकिन जनरली संडे को बंद रहता है। बाकी सब दिन 10 से लेके शाम के 7 बजे तक खुला रहता है। इस क्लिनिक में आना चाहे तो इसका एड्रेस थोड़ा बता दें। यहाँ ये राजा बाजार में पिलर नंबर 76 के सामने मजार गली पटेल पथ करते हैं, उसी में पहले आगे में किलर का शोरूम, उसके जस्ट बाद वाला बिल्डिंग में श्रब स्पीच एंड हेयरिंग क्लिनिक नाम से बोर्ड दिख जाएगा। थैंक यू। एक जागरूक मैसेज दे दीजिएगा।